ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जैसे हम लोग ये थ्योरम देख रहे हैं, थ्योरम कनेक्टिंग अल्फा डीबी एंड जेड नॉट ऑफ अ फिल्टर। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हो क्या रहा है कि जो पास बैंड है आपका, पास बैंड मतलब जो जिसमें जिस बैंड में आपका सिग्नल क्या होता है, पास हो जाता है, मतलब आगे, मतलब फर्दर आगे वो चला जाता है, ठीक है ना। स्टॉप बैंड का मतलब वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा वो वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो पास बैंड मैं बात करता हूं ना, पास बैंड का मतलब क्या है कि इस बैंड में जो एटेन्युएशन होगा, एटेन्युएशन का मतलब क्या होता है कि डिग्रेड होता है बेसिकली। मैं अगर मैं इस सपोज करा कि मैं इस उसकी बात करूं जो आपका हाई पास फिल्टर है, तो आप देखो कि जो स्टॉप बैंड है ना, इसमें आपका एटेन्युएशन मैं पूछूं कितना हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा एटेन्युएशन हो रहता है, तो सिग्नल एकदम जीरो हो रहा होगा ना, जीरो से लेके एफसी तक। मतलब जो स्टॉप बैंड में मैं पूछूं स्टॉप बैंड में कितना एटेन्युएशन है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट एटेन्युएशन है, मतलब एकदम पावर को एकदम वो जीरो ही कर दे रहा है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तभी तो स्टॉप बैंड कहला रहा है। और पास बैंड में क्या हो रहा है कि एटेन्युएशन मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो पास बैंड कौन सा बैंड होता है जहां पे आपका एटेन्युएशन मिनिमम हो, और स्टॉप बैंड कौन सा बैंड होता है जहां पे आपका एटेन्युएशन मैक्सिमम हो। एटेन्युएशन का मतलब क्या है, सिग्नल का डिग्रेड होना, ठीक है ना। तो आप देख लो कि स्टॉप बैंड में बिल्कुल भी सिग्नल है ही नहीं। मतलब क्या हुआ है, किसी सिग्नल को आप अगर उसको इनफाइनाइट एटेन्युएशन कर दो किसी सिग्नल का, तो क्या होगा, सिग्नल खत्म ही हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है ना स्टॉप बैंड में, ठीक है। तो स्टॉप बैंड का मतलब जहां पे एटेन्युएशन आपका बहुत ही क्या हो, ज्यादा हो। और पास बैंड का मतलब क्या है, जहां पे एटेन्युएशन आपका बहुत कम हो, ठीक है ना, एक चीज। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम कनेक्टिंग अल्फा डीबी एंड जेड नॉट, वो क्या बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो जेड नॉट है और अल्फा डीबी है, ठीक है ना। अल्फा डीबी क्या है कि एटेन्युएशन इन डीबी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये चीज हमको देखना है। अब इसको देखने के लिए हम लोग अभी चलते हैं सीधे के सीधे सिमेट्रिकल टी नेटवर्क पे। आपको याद होगा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो आप। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा सपोज करा सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। अब सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है, इसको हम लोग क्या है, किससे लिखते थे, Z1/2। इसको भी हम लोग क्या लिखते थे, Z1/2। इसको हम लोग क्या लिखते थे, Z2। और इसको टर्मिनेट किससे करेंगे, सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो इसको टर्मिनेट हम लोग कैसे करेंगे, Z0 से करेंगे। Z0 को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस। और इधर से अगर हम इंपेडेंस देखेंगे तो कौन सा इंपेडेंस मेरे को मिलेगा, Z0 ही मिलेगा, ठीक है। इतना चीज ध्यान से देखो। अब मैं आपको याद होगा कि यहां से मैं पूछूं आपसे कि Z0 कितना आता था। आपको याद होगा, मैं तो डिराइव भी कर सकता हूँ, बट ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हमने बोला भी था भी कि आपको ये मेमोराइज भी करना है क्योंकि हर जगह यूज होगा। तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में जो Z0 होता है कितना होता है, कोई बताएगा, एनीवन। सर रूट Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस हाँ, Z1 Z2। एग्जैक्टली, ठीक है ना। √Z1² प्लस Z1 Z2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, Z0 होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए होता है। तो हम सिमेट्रिकल टी नेटवर्क देख रहे हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो Z1 है ना, Z1, ये क्या इंडिकेट करता है, इंपिडेंस इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इस इंपिडेंस को ना, जैसे इंपिडेंस है, तो इंपिडेंस क्या होता है बेसिकली, इंपिडेंस किसके लिए डिफाइन होता है, कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। मैं अगर मैं कैपेसिटिव उसके लिए और इंडक्टिव नेटवर्क के लिए डिफाइन होता है। तो अगर सपोज करो मैं इसको एक कॉमन फॉर्म देना चाहूं, तो आपको याद होगा कि जो, अगर मैं कैपेसिटर का बात करूं जेड, तो कैपेसिटर का जेड क्या होता है, 1/j⍵c होता है, याद होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं जे से, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं जे से, क्या हो जाएगा, जे नीचे हो जाएगा J²⍵c। और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ऊपर हो जाएगा J/⍵c ऐसे करके। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1/⍵c टाइम्स जे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब मैं -1/⍵c को ना मैं लिख दे रहा हूँ आपका सिंपल सा XC, ठीक है। और जे आपका है ये। तो कैपेसिटर को मैं ZC को क्या लिख सकता हूँ, JXC, जहां पे XC की वैल्यू क्या है, XC इक्वल टू वेयर XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/⍵c, ठीक है। इस समझ में आया मैं क्या किया हूँ, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग ZL की बात करें, ठीक है ना, मतलब इंडक्टर के लिए, तो ZL का क्या होता है, ZL इक्वल क्या होता है, J⍵L होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग सारा चीज देख चुके हैं पहले। तो J⍵L होता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, JXL लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जहां पे वेयर XL क्या है, XL इक्वल टू ⍵L, ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ ना। मतलब क्या है, कोई भी मेरे पास रिएक्टिव इंपेडेंस हो, ठीक है ना, मतलब इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, J टाइम्स समथिंग लिख सकता हूँ, ठीक है ना, J टाइम से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, Z1 को सिमिलरली
मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मेरे को पता नहीं कि Z1 कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, ऐसे ही Z2 कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, तो मैं एक कॉमन फॉर्म अडॉप्ट कर ले रहा हूँ। और कॉमन फॉर्म क्या है कि Z1 को मैं क्या लिखूंगा, JX1 लिखूंगा, और Z2 को मैं क्या लिखूंगा, Z2 को क्या लिखूंगा, JX2। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो X1 आपका मतलब जो कैपेसिटर है, तो X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ωc हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर है तो, इंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। तो इसको Z1 को मैंने क्या लिख दिया, J टाइम्स X1, और Z2 को क्या लिखते हैं, J टाइम्स X2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया या किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नहीं है। हाँ चलो ठीक है। समझ में आ गया। समझ में नहीं आया? सर एक बार और बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कि हम लोग क्या बेसिकली इसमें कर रहे हैं। अपना माइक माइक ऑफ कर लो प्लीज, जिसका भी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि इस पूरे नेटवर्क को मैं किससे डिजाइन करने वाला हूँ, कैपेसिटर और इंडक्टर से डिजाइन करने वाला हूँ। अब ये क्यों करने वाला हूँ, आपको पता होगा, जो प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क होता है ना, प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क, उसमें क्या होता है, एटेन्युएशन बहुत ही, मतलब एक्चुअल में बात करूँ तो एटेन्युएशन या फिर आप बोलो कि पावर लॉस कितना होगा, तो पावर लॉस उसमें जीरो होता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, प्योर अगर आपका कैपेसिटिव नेटवर्क है या फिर प्योर इंडक्टिव नेटवर्क है, तो इन दैट केस योर पावर लॉस इज गोइंग टू बी जीरो। तो मतलब बहुत ही कम एटेन्युएशन प्रोवाइड करेगा। एक और आपको चीज पता है कि जो कैपेसिटिव और मतलब इंडक्टिव नेटवर्क होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। वो मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, कुछ को ब्लॉक करते हैं, आपको पता होगा। जैसे कैपेसिटर की मैं बात करूं, तो कैपेसिटर क्या करता है कि अगर आप उसको सीरीज में लगाओगे, तो क्या करेगा कैपेसिटर, कि जो भी आपका डीसी सिग्नल होगा उसको ब्लॉक कर देगा और एसी सिग्नल को पास कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आपका इंडक्टर होता है, तो वो क्या करेगा, एसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, डीसी को पास कर देगा, अगर आप सीरीज में लगाओगे तो। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को कैपेसिटर और इंडक्टर से एक नेटवर्क डिजाइन करना है। ठीक है ना, फिल्टर नेटवर्क डिजाइन करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो Z1 और Z2 है ना, इसको मैं कुछ ऐसा एक कॉमन टर्म देना चाहता हूँ, जिससे मेरे को, जैसे मान लो कि मैं X1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दूं, X1 की वैल्यू अगर मान लो मैं -1/ωc रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटिव बन जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। और X1 की वैल्यू मैं अगर मान लो कि ओमेगा एल रख दूंगा, तो इंडक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक एजम्पशन ले रहा हूँ, जिसमें आपका X1 को मैं लिख रहा हूँ JX1। ठीक है ना, JX1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपका इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस एक कैसा क्वांटिटी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए Z1 क्या होगा, JX1। JX1 का मतलब इमेजिनरी, आपको पता है ना कि जैसे x प्लस आई वाई मैं लिखूं ऐसे करके, और मैं बोलूं x इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा, सिंपली आई वाई बचेगा। और आई वाई क्या है, बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, इमेजिनरी नंबर इंडिकेट करेगा। ठीक है, यही कर रहा हूं मैं। तो Z1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, JX1, Z2 को क्या लिख रहा हूँ, JX2। ठीक है ना, अब देखो मैं इसी चीज को फिर से एक बार और ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए। ये हमारा, ये हो जाएगा JX1/2, ये हो जाएगा आपका JX2/2, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, JX1/2 ये भी होगा, और ये हो जाएगा JX2। और इसको हमने किससे टर्मिनेट कर रखा है, इसको टर्मिनेट कर रखा है हम लोगों ने Z0 से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। अब यहाँ से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, Z0 ही मिलेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपका जो Z0 था, एस फॉर, ऐसे लिखो, फॉर, वेट, फॉर सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ठीक है, जो Z0 हम डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, अभी हमने लिखा था ऊपर, Z1²/4 प्लस Z1 Z2। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि Z1 की वैल्यू ले लिया है, Z1 इक्वल्स टू JX1, और एंड Z2 की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, JX2। अब रख दो इसको, तो Z0 क्या आ जाएगा, Z0 आ जाएगा आपका JX1² डिवाइडेड बाई 4 प्लस JX1 टाइम्स JX2, यही आएगा ना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से मैं अगर सपोज करो J² कॉमन कर दूं, तो J² कॉमन कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा X1²/4, और प्लस देखो J और J क्या होगा, J² बन जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ इसको X1 X2। ठीक है, ये हमारा Z0 आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया है, Z1 की वैल्यू jx1 रख दिया है, Z2 की वैल्यू jx2 रख दिया है, ठीक है, और सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं दो केसेस ले चल रहा हूं। केस वन का मतलब क्या है कि जो हमारा जेड नॉट है, अगर मैं इस नंबर को, देखो ध्यान से, x1 स्क्वायर बाई 4, ऐसे x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2, ये जो मेरा नंबर है ये कोई निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर को मैं कैसे लिखूं? एक कोई, मान लो मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया a और उसके सामने मैं माइनस साइन लगा दिया, ठीक है ना। तो पहला केस क्या है कि मतलब x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू एक क्या है, निगेटिव नंबर है। समझो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। निगेटिव नंबर को मैं कैसे लिखूं? मान लो कि मैं लिखूं ऐसे, मैं कोई नंबर लिख दिया 3, मैं कहूं उसको निगेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 के सामने एक माइनस साइन लगा दूंगा, -3 हो जाएगा, तो ये निगेटिव नंबर है। तो ऐसे ही हमारा एक पॉजिटिव नंबर है हमारा a, अब उस पॉजिटिव नंबर के सामने मैंने निगेटिव साइन लगा दिया, तो क्या हो, निगेटिव नंबर हो गया। तो मैंने क्या करा, पहले केस में मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2 क्या है, एक निगेटिव नंबर है, ठीक है ना, एक निगेटिव नंबर है। तो जब ये निगेटिव नंबर होगा उस केस में देखो जेड नॉट क्या होगा, उस केस में आपका जो जेड नॉट होगा, वेट, उस केस में जो जेड नॉट होगा आपका क्या होगा, आपको मैंने क्या लिख दिया इसका, अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे को मैंने लिख दिया माइनस ए, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको याद होगा जे की जो वैल्यू होती है क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है, ठीक है। अब मैं जे स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को ध्यान से आप देखो तो क्या आ गया है, ये आ गया -1 और टाइम्स -a, ठीक है। तो ए क्या हो गया आपका, अंडर रूट में ए। तो जेड नॉट की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट में ए हो गया। अब आपको याद होगा जो ए जो था ना, ए क्या था, ए तो पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर के सामने आपने माइनस लगाया है, ठीक है ना। जैसे मान लो ए है 3, तो 3 के सामने आपने माइनस लगाया तो माइनस नेगेटिव नंबर बन गया। अब जब ए पॉजिटिव नंबर ए है तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर का आप अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, रियल नंबर आएगा। जैसे मैं बोल दूं कि अंडर रूट 5 हो गया या फिर अंडर रूट 9 हो गया, तो इसका जो हमेशा जो नंबर आएगा ये क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी, रियल नंबर आएगा ना। और वही अगर मान लो माइनस में ऐसे होता, माइनस में √5, ये इमेजिनरी नंबर आता, क्योंकि क्या होगा, माइनस अगर है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, -1 टाइम्स 5 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट में -1 को हम लोग आई लिखते हैं या फिर जे, जो भी लिखते हो आप लोग, ठीक है ना। अब जे अंडर रूट 5 हो जाता है, तो माइनस में अगर मतलब -5 का अगर आप अंडर रूट लोगे वो होगा आपका इमेजिनरी नंबर। लेकिन आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट ले रहे हो, तो क्या होगा आपका, एक रियल नंबर होगा। ध्यान से समझ मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लो मेरे कहने का मतलब। वेट, ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं -a लेता हूं तो यहाँ पे जो जेड नॉट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, रियल नंबर। ध्यान से समझो, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का आप अंडर रूट में लोगे तो क्या आएगा आपका, रियल नंबर। तो यहाँ पे जेड नॉट क्या हो गया, रियल हो गया, ठीक है। दूसरा केस, केस टू। अब केस 2 में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं इस पूरे नंबर को ना x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2, इसको मैं एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, पॉजिटिव नंबर। अब इस केस में जेड नॉट क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, इस केस में जो जेड नॉट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे स्क्वायर। मैं किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा जे स्क्वायर। अब पूरे मैंने इसको पॉजिटिव भी माना है तो ये जाएगा बी, ठीक है। अब जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है, और बी हमारा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये क्या आ गया, माइनस में बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं जे अंडर रूट बी। अब ये जो नंबर है कौन सा नंबर है, ये आपका है इमेजिनरी नंबर। ध्यान से देखो, मतलब मैं अगर मैंने इसको निगेटिव नंबर माना है, x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2 एक निगेटिव नंबर माना है, उस केस में जो जेड नॉट आया है वो क्या है, रियल नंबर आया है, ठीक है ना। ये आपका रियल नंबर है, ठीक है, ये वाला हमारा रियल नंबर आ गया। और दूसरे केस में हमारा, वेट, दूसरे केस में अगर हमारा जो जेड नॉट आया है वो क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर आया है। देखो ध्यान से आप, ये कौन सा नंबर आया हमारा, इमेजिनरी नंबर आया है, और ये हमारा क्या है, बेसिकली जेड नॉट ही है,
ठीक है ना, ये वाला चीज जो है, ये सेक्शन क्या है हमारा, जेड नॉट है। तो दूसरे केस में हमारा जो जेड नॉट आया है वो इमेजिनरी नंबर आया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप मान लो सेकेंड इक्वेशन, और एक को मान लो आप थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां तक क्लियर। अब हम क्या काम क्या करते हैं, यही वाला जो नेटवर्क है ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं, वेट। हम इसी नेटवर्क को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें मेरे को, वेट, ये हमारा जो है, ये इनपुट है हमारा, आई एस से इसको इंडिकेट करते थे, याद होगा आपको, सेंडिंग करंट, और ये आपका रिसीविंग करंट आई आर, ठीक है। अब ये आपका, यहाँ से हम लोग जेड नॉट कैलकुलेट करते थे ऐसे करके, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि आई आर क्या हुआ, मेरे को क्या निकालना है, आई एस बाई आई आर निकालना है, ठीक है। सपोज करो हमको आई एस बाई आई आर क्यों निकालना है, क्योंकि आपको एक चीज पहले बता देता हूँ, नहीं तो सोचोगे कि क्यों आके मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखो मेरे को अगर आई एस बाई आई आर, आपको याद होगा मेरे को क्या निकालना था, हमको रिलेशन किस में निकालना था, अल्फा डीबी में और जेड नॉट में, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि अल्फा डीबी को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, अल्फा डीबी को हम लोग डिफाइन कर रहे थे 20 लॉग, ठीक है ना, आई एस, लॉग बेस 10 होता है, आई एस बाई आई आर का मॉड्यूलस, यही कर रहे थे, याद होगा आपको। एटेन्यूएशन इन डीबी को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, 20 लॉग बेस 10 आई एस बाई आई आर। अब मेरे को आई एस बाई आई आर चाहिए, तो आई एस बाई आई आर इस नेटवर्क से निकालना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सिंपल करंट डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। इसमें क्या लगेगा आपका, करंट डिवीजन रूल लगेगा। मतलब क्या होगा, जो आईएस करंट आ रही है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक जेड टू में जा रही है, दूसरा सेक्शन किस में जा रहा है, जेड वन बाई टू प्लस जेड नॉट के कॉम्बिनेशन में जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर मैं आई आर निकालू, ध्यान से देखो, आई आर निकालूंगा तो क्या आएगा, आई एस और टाइम्स करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिसमें हमको करंट निकालना है जिस ब्रांच में, ठीक है ना, उस ब्रांच को कवर करेंगे, और उसके पैरेलल वाला जो ब्रांच होगा उसको ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग जेड टू, ठीक है। और कवर क्या कवर किए थे उसको हम लोग, अब इसको सम कर देंगे उसके साथ, तो जेड टू और प्लस का कवर किसके किए थे हम लोग, जेड वन बाई टू और प्लस जेड नॉट, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से निकालूं आई एस बाई आई आर, ध्यान से देखो, आई एस बाई आई आर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जेड टू, ऊपर चला जाएगा सिंपल, जेड वन अपॉन टू और प्लस ये हो जाएगा जेड नॉट, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जेड टू हो जाएगा। अब देखो जेड टू डिवाइडेड बाई जेड, इसको लिख सकता हूं मैं वन प्लस जेड वन अपॉन टू जेड टू प्लस जेड नॉट अपॉन जेड टू, लिख सकता हूं इतना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, आपको याद होगा एस, जो आपका Z1 था उसको हम लोग क्या ले रहे थे, JX1, एंड Z2 जो था उसको हम लोग क्या ले रहे थे, JX2। तो उस केस में मेरे को आई एस बाई आई आर निकालना है, तो आई एस बाई आई आर क्या होगा, वन प्लस JX1 डिवाइडेड बाई टू टाइम्स JX2 प्लस ये आपका जेड नॉट, और ये हो जाएगा J टाइम्स X2, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो इस वाले पोर्शन में, इस वाले में J से J कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ वन प्लस J से J कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, X1 अपॉन 2X2। अब देखो इस वाले में ये जो जेड नॉट अपॉन JX2 है, ठीक है ना, जेड नॉट अपॉन JX2 है, इसमें मैं ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर नीचे मैं J से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जाएगा J जेड नॉट डिवाइडेड बाई J स्क्वायर X2 आ जाएगा ना। अब देखो आई एस बाई आई आर में कैलकुलेट करूं फिर से, तो क्या हो जाएगा आपका वन प्लस X1 अपॉन 2X2, ठीक है। और देखो अब J स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस वन होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस J जेड नॉट अपॉन X2, ठीक है। इतना मैं लिख सकता हूँ ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, नो सर। आप देखो, अब मेरे को इसको मैं लिख दूं इक्वेशन नंबर, कितना तक हुआ था पहले, आई थिंक 3 तक हुआ था ना इसमें, हाँ 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज देखो आप, अब आपको याद होगा दो केसेस थे, जेड नॉट यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड नॉट, अभी जेड नॉट के दो केसेस थे, ठीक है ना। तो जब जेड नॉट के दो केसेस है तो आई एस बाई आई आर के भी दो केसेस होंगे, ठीक है ना। तो मेरे को आपको याद होगा केस वन में हम लोग क्या कर रहे थे, केस वन में क्या था हमारा कि जो जेड नॉट था ना, जेड नॉट जो आपका था वो क्या आया था हमारा केस वन में, देखो यहाँ पे
जो आपका जेड नॉट आया था हमारा केस 1 में, वो क्या आया था, अंडर रूट में ए आया था। ध्यान से देखो आप, जो जेड नॉट आया था क्या आया था हमारा, अंडर रूट में ए। ठीक है, तो मैं क्या करूं इसमें, वेट, तो इसमें मैं केस 1 में जेड नॉट क्या आया था हमारा, अंडर रूट में ए आया था। ये कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो मैं आई एस बाई आई आर को लिख रहा हूं, मैं आई एस बाई आई आर को फिर से लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, आई एस बाई आई आर इक्वल्स टू 1 प्लस x1 अपॉन 2x2, ठीक है, माइनस जे। अब मैं जेड नॉट को क्या लिखूंगा, अंडर रूट में लिखूंगा a। ठीक है ना, मैं क्या लिख दिया, अंडर रूट में a डिवाइडेड बाई आपका x2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको याद होगा जो हम लोगों ने एटेन्युएशन देखो डिफाइन करा है, ये क्या हम करते हैं, मॉडुलस लेते हैं ऊपर। देखो आई एस बाई आई आर का मॉडुलस लेते हैं, तो अगर मैं इसमें से आई एस बाई आई आर का मॉडुलस ले लूं, आई एस अपॉन आई आर का मैं मॉड ले लूं, ठीक है ना, आपको याद होगा जैसे मान लो एक चीज में डिफाइन कर दूं, जैसे x प्लस आई वाई है, जैसे मान लो कोई नंबर x प्लस जे वाई करके मान लो, ठीक है, मान लो कोई एक नंबर है p। अब मैं बोलूं p का मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस क्या होता है, सिंपली ये जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो ऐसे ही मैं आई एस बाई आई आर लूंगा मॉड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ध्यान से देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 है, तो 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब जो दूसरा होगा आपका वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो, इमेजिनरी पार्ट का मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट ए का स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका x2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको याद होगा कि एज आपको हम ए देखना है कि ए क्या था। देखो यहाँ पे, वेट, ये जो यहाँ पे इक्वेशन देखो ध्यान से आप, जो ए की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से निकालना चाहूँ, ये देखो आप ए वाला जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इससे मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए है, माइनस ए इक्वल टू इतना है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पूरा का पूरा इधर हो जाएगा, तो आपका माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्वायर अपॉन, वेट, एस माइनस ए इक्वल टू, हमने क्या डिफाइन कर रखा है, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस x1 x2, सो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x1 x2। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में प्लग कर दोगे ऊपर वाले में, सपोज करें इसको हम मान लिए हैं फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है ना, इसको मतलब, ठीक है, अब इस a की वैल्यू को कहां प्लग करो, प्लग इट इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसको प्लग करोगे तो क्या आएगा, आई एस बाई आई आर का मॉड्यूलस। ठीक है, अब अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस, अब इसको हम आगे इसको तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ कर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 4x2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2x 2 टाइम्स a 2, मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जानते होगे 1 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, वही मैं कर रहा हूं। तो 2ab करोगे आप क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स x1 अपॉन 2x2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस देखो, अब प्लस ए है, ठीक है ना, तो प्लस ए का मतलब क्या हो जाएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूं वैल्यू ही, तो ये हो जाएगा माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x1 x2, और इस पूरे का डिवाइड कितना है था, x2 स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पे x2 स्क्वायर भी लिख दे रहा हूँ, और इसको भी डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा का सारा अंडर रूट में। ठीक है, अब देखो आप इसको फर्दर लिखना चाहो, वेट, किसका माइक ऑन है, इसको मैं अगर फर्दर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आप अंडर रूट में, अब एक चीज ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस x1 स्क्वायर अपॉन 4x2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा x1 अपॉन x2, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, देखो x1 स्क्वायर अपॉन 4x2 स्क्वायर, माइनस में ये देखो x2 से x2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x1 अपॉन x2। अब ध्यान दो इसमें से कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, इसमें से आपका ये x1 बाई x2 इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे आपका ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया, अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 1 का मतलब 1, मतलब क्या हुआ है कि हमारा आई एस बाई आई आर, यहाँ पे क्या आ गया, आई एस बाई आई आर का मॉड्यूलस कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, अब मैं पूछूं आपको अल्फा डीबी कितना होगा, सो अल्फा डीबी कितना हो जाएगा, अल्फा डीबी कुछ क्या था, 20 लॉग बेस 10 आई एस बाई
आई आर, ठीक है। अब आपका आई एस बाई आई आर की वैल्यू कितनी है, आई एस बाई आई आर मॉडुलस कितना आ गया है, 1 आ गया है, 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेस 10 में, बताएगा कोई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1 बेस 10? लॉग E1 होगा। log 1 की वैल्यू कितनी होगी बेस 10 में? अरे यार तुम लोग ये भी नहीं जानते हो, चलो इसको मैं ऐसे लिख, log 1 की वैल्यू 0.0 कहां से आ गई? इसको 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले बताओ। हाँ एग्जैक्टली, 0 होता है, ठीक है ना। देखो मैं 0 log, होगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर दे रहा हूँ, देख लो। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। अब ये 0 इधर आ जाएगा, तो 0 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20 और इंटू 0 और log 10 बेस 10, ठीक है। अब 10 बेस 10 जो होगा इसकी 1 हो गई, तो ये आपका 0 dB आ गया, ठीक है। मतलब अल्फा dB जो आया है वो कितना आया है, 0 आ गया है। और ये कब आया है, केस 1 में। कब आया है, केस 1 में आया है। और केस 1 में जो जेड नॉट था वो क्या था आपका, रियल था कि इमेजिनरी था? रियल नंबर था, आपको याद होगा, ठीक है ना। जेड नॉट क्या था आपका, एक रियल नंबर था। अब जब जेड नॉट रियल था, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो इसको। मतलब कि जब आपका जेड नॉट रियल होगा, उस केस में जो आपका अटेन्युएशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, 0 dB होगा। ध्यान रखना 0 नहीं बोलना है, अटेन्युएशन 0 बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 dB होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, थ्योरम पहला केस क्या बोल रहा है कि जब आपका व्हेन योर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इज गोइंग टू बी रियल नंबर, देन योर अल्फा डीबी इज गोइंग टू बी 0 dB, राइट। तो ये पहला क्या कंक्लूजन निकला है कि जब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जो जेड नॉट है वो एक रियल नंबर है, 0 dB है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये पहला कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा केस है आपका केस 2। सिमिलरली हमारा है केस 2। अब केस 2 में क्या है, देखो केस 2 में आपका, केस 2 में क्या था, हमने क्या लिया था कि जो x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2 की जो वैल्यू थी, हमने क्या लिया था, उसको हमने लिया था b लिया था, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो मैं यहां से, आपको याद होगा आई एस बाई आई आर हम लोग निकाल रहे थे, तो क्या आया था 1 प्लस, वेट कहाँ आ गए, आई एस बाई आई आर हम लोग इधर निकाले हैं। देखो इस वाले इक्वेशन में हम पुट करते हैं, देखो हमारा आई एस बाई आई आर है, ठीक है ना। ये वाला चीज आपको दिख रहा होगा 1 प्लस x1 अपॉन 2x2, वेट ये वाला, हाँ इक्वेशन नंबर 4, इसको कॉपी कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं ऐसे। क्या क्या कॉपी होगा, ठीक है, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे इसको पुट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल पी। ये आपका आई एस बाई आई आर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं जेड नॉट यहाँ से, आपको क्या आया था, यहाँ से जो जेड नॉट आया था, वेट, जब हम लोग इसको बी पुट कर रहे थे तब उस केस में जो जेड नॉट की वैल्यू क्या आई थी, जे टाइम्स बी आई थी, अंडर रूट में बी। उस केस में आपका क्या आया था, जेड नॉट जो आया था वो क्या आया था, जे टाइम्स अंडर रूट बी आया था, ठीक है। अब आप इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसको आप अगर आप पुट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस x1 अपॉन 2x2, और माइनस में आपका है जे। अब देखो जेड नॉट को मैं क्या लिखता हूँ, जेड नॉट को लिख सकता हूँ जे टाइम्स अंडर रूट में बी और डिवाइडेड बाई क्या, x2, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस x1 बाई 2x2, और जे टाइम्स जे क्या हो गया, जे स्क्वायर, और माइनस जे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, +1, जे स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस जे स्क्वायर का मतलब +1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में b डिवाइडेड बाई x2, लिख सकता हूँ ना। तो आई एस बाई आई आर हो गया। अब देखो आपको याद होगा आई एस बाई आई आर को फर्दर हम लिख सकते हैं 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 और प्लस, इसको मैं लिख दूं 1 बाई x2, और अंडर रूट b का मतलब क्या होगा, b अंडर रूट b का मतलब हो जाएगा, b को वैल्यू पता है आपको, x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2, ठीक है। ये हमारा, अब एक चीज देखो, मैं इसका मॉड्यूलस निकालूं, मैं इसका मॉड्यूलस निकालूं, तो मॉड्यूलस निकालूंगा तो कहीं, क्योंकि इमेजिनरी इसमें पार्ट कोई है ही नहीं, जे नहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, तो जब जे नहीं दिख रहा है तो मॉड्यूलस भी तो यही होगा सेम, 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 प्लस 1 अपॉन x2 अंडर रूट में x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस x1 x2। ये तो सेम होगा क्योंकि आपका इसमें कोई इमेजिनरी नंबर है नहीं, तो इमेजिनरी नंबर नहीं है तो मॉडुलस पे कोई इसका आप मॉड लो चाहे कुछ भी लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज देखो, मैं इसको अगर मैं इसका लिखूं, मैं अल्फा डीबी यहां से निकालूं, अल्फा डीबी इस केस में, तो क्या होगा आपका 20 लॉग आई एस बाई आई आर।
अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो लॉग अगर लूंगा तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है IS/IR की वैल्यू, ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है ना। जब ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो मैं इसका अगर मैं लॉग लूंगा ना, वो कभी भी 0 dB नहीं आएगा। क्यों 0 dB नहीं आएगा? 0 dB कब आता? जब 1 आता, ठीक है ना। ये जब इसकी वैल्यू IS/IR की वैल्यू जब 1 होता तब ये 0 dB आता, लेकिन ये 1 से ज्यादा है तो यानी ये 0 dB नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब आपका Z0 क्या है, इमेजिनरी है, जब आपका Z0 इमेजिनरी है, उस केस में जो अल्फा डीबी होता है वो नॉन जीरो क्वांटिटी होता है, मतलब अल्फा डीबी की वैल्यू 0 dB नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब 0 dB से ज्यादा होगा। मेरी बात समझो, 0 dB से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका 0 dB नहीं होगा, 0 dB से ज्यादा होगा। समझो मेरी बात को कि जब आपका Z0, ठीक है, जब आपका दो केसेस हमने डिराइव किया, केस 1 में क्या आया था, इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं। केस 1 में क्या आया था, केस 1 में क्या आया था हमारा, केस 1 में आया था कि जब आपका Z0 जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। उस केस में जो अल्फा डीबी है वो कितना आया था हमारा, 0 dB आया था, ठीक है। और जो केस 2 में क्या आया था हमारा, केस 2 में क्या है हमारा कि Z0 जब हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी है, ठीक है ना, इमेजिनरी, उस केस में जो अल्फा डीबी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन जीरो नंबर है, मतलब 0 नहीं है, 0 dB नहीं है, 0 dB से ज्यादा है। अभी बताओ मैंने क्या बताया था, जो स्टॉप बैंड होता है, स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन क्या होता है, स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन ज्यादा होता है, मतलब कौन सा केस होगा, ये वाला केस कौन सा होगा, स्टॉप बैंड वाला होगा, स्टॉप बैंड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एटेन्यूएशन जो अल्फा डीबी है वो 0 dB से ज्यादा होगा। 0 dB मतलब ज्यादा एटेन्यूएशन कब होगा, जब आप सिग्नल को स्टॉप करना होगा, ठीक है ना, जब आप बहुत ज्यादा एटेन्यूएशन कर तो सिग्नल स्टॉप हो जाएगा। और देखो जहां पे आपको सिग्नल का कम एटेन्यूएशन होगा, उस केस में आपका क्या होगा, इस ये होगा आपका पास बैंड, ठीक है ना, पास बैंड। तो पास बैंड में क्या होगा, आपका सिग्नल का एटेन्यूएशन कम होगा, 0 dB होगा, और जो आपका स्टॉप बैंड है उसमें सिग्नल का एटेन्यूएशन ज्यादा होगा। एक और चीज कि मैं बोलूं कि Z0 के टर्म्स में पास बैंड बताओ, तो जब भी Z0 आपका रियल होगा, ध्यान से समझो, जब भी आपका Z0 एक रियल नंबर होगा, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस को बोलेंगे हम लोग पास बैंड, पास बैंड। और जब आपका Z0 इमेजिनरी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप बैंड बोलेंगे, स्टॉप बैंड, ठीक है। ये चीज आप एकदम ध्यान से समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये Z0 के टर्म्स में होगा, ठीक है ना, कि जब Z0 आपका एक रियल नंबर होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस फिल्टर का पास बैंड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कोई ऐसा फिल्टर जहां पे उस मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के लिए Z0 आपका रियल नंबर है, तो वो फिल्टर उसको क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को उसको पास कर देगा। और जब Z0 आपका उस फ्रीक्वेंसी के लिए अगर इमेजिनरी नंबर है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो उस फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब एक चीज बताओ, आप इससे देख के एक चीज बता सकते हो, जैसे मैं बोलूं आपका, आपके पास एक लो पास फिल्टर है, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो लो पास फिल्टर है, ऐसे मान लो लो पास फिल्टर है, और सॉरी हाई पास फिल्टर मान लो, हाई पास फिल्टर ऐसे, ये आपका मैग्नीट्यूड है ऊपर, और ये आपका है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप बोलो FC। अभी बताओ FC आप पता कैसे करोगे? अब FC आपको पता है, देखो इस वाले बैंड में ये क्या है आपका, ये आपका है, ये जो है आपका ये स्टॉप बैंड है, और ये क्या है आपका पास बैंड है। अब मैं पास पूछूं, बैंड। अब जो स्टॉप बैंड होगा, स्टॉप बैंड में Z0 क्या होता है, स्टॉप बैंड में Z0 क्या होता है आपका, स्टॉप बैंड में Z0 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी। और पास बैंड में Z0 क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है ना, रियल नंबर। अब एक चीज ध्यान से आप देखो कि जब भी Z0 अगर इमेजिनरी नंबर से रियल नंबर में चेंज होगा, जब भी Z0 इमेजिनरी नंबर से रियल नंबर में चेंज होगा, कहां पे चेंज हो रहा होगा, इसी पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, देखो ध्यान से FC पे। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? FC एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे Z0 की वैल्यू क्या हो रही होगी, Z0 की वैल्यू FC पॉइंट पे एक इमेजिनरी नंबर से रियल नंबर में चेंज हो रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी फिल्टर का आप FC कैसे निकालोगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो आप सिंपल क्या बताओगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वहां पे होगा जहां पे Z0 क्या हो रहा होगा, रियल वैल्यू से इमेजिनरी वैल्यू में चेंज हो रहा होगा, या फिर इमेजिनरी वैल्यू से रियल वैल्यू में चेंज हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है, अगर आपको डिफाइन करें, डिफाइन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कैसे डिफाइन करोगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस changes from real value